हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चन 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम। अल्टरनेटिव करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो कि आज का दोस्तों यानी कि ये 4 नंबर जो कि क्लास होगा इसका पॉलीफेज सिस्टम है अल्टरनेटिव करंट का। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। पिछला वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है स्टार जोड़ में, यानी कि स्टार जोड़ में क्या होता है, यानी कि इसमें कह रहा है यानी कि स्टार में कह रहा है ना। और दोस्तों यानी कि स्टार में जो होता है यानी कि लाइन वोल्टेज, ठीक है, पहले यानी कि लाइन करंट बराबर जानना है, उसके बाद यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर जानना है या फेज वोल्टेज बराबर जानना है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है, ठीक है ना, √3 इंटू यानी कि फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि फेज करंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, यानी कि फेज करंट होता है। तो देखिए स्टार में पूछ रहा है तो ऑप्शन ए में क्या करें, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज जो होता है किसमें होता है, यानी कि डेल्टा में होता है। लेकिन स्टार में जो होता है दोस्तों यानी कि लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है। क्या होता है, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, ध्यान रखिएगा। और डेल्टा में होता है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। तो ये डेल्टा का कथन है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है यहाँ पे, लाइन वोल्टेज बराबर यानी कि फेज वोल्टेज यानी कि डेल्टा में। लेकिन ये स्टार वाला पूछ रहा था, ये तो गलत हो गया। और बी में कह लाइन वोल्टेज और बट्टा लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज बटा √3। और सी में कह रहे हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये जो होता है यानी कि स्टार कनेक्शन में होता है लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि डेल्टा वाला पूछ रहा है। और डेल्टा में क्या होता है दोस्तों, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है ना, लाइन वोल्टेज बराबर जो होता है यानी कि फेज वोल्टेज होता है। क्या होता है, यानी कि फेज वोल्टेज होता है, ठीक है ना, फेज वोल्टेज होता है। जबकि लाइन करंट की अगर बात किया जाए, ठीक है ना, लाइन करंट की अगर बात किया जाए तो √3 इंटू फेज करंट होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ये तो डेल्टा में, ठीक है भाई। लेकिन लाइन वोल्टेज वोल्टेज बराबर √3 यानी फेज वोल्टेज जो होता है ये स्टार में होता है, ठीक है, स्टार में होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है 3 फेज लोड की पावर किस अभिव्यक्ति द्वारा निर्धारित की जा सकती है, यानी कि 3 फेज का, ठीक है ना। और 3 फेज का यानी कि पावर कह रहा है। और दोस्तों यानी कि 3 फेज का पावर जो निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना, ये निर्धारित करते हैं √3 VL, उसके बाद यानी कि √3 VL IL cos फाई के द्वारा। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया √3 VL साइन के द्वारा, तो साइन के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक, ठीक है ना। ये जो निर्धारित किया जाता है √3 VL IL cos फाई जो कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा डैश होगा। न्यूट्रल में यानी कि धार लिखा है लेकिन धारा होगा, डैश होगा। तो स्टार में कह रहा है दोस्तों यानी कि वो भी 3 फेज में अगर लोड जुड़े हो, ठीक है, अगर लोड जुड़ा हो तो यानी कि स्टार में जो होगा, है ना, स्टार भी यानी कि न्यूट्रल में, ठीक है, न्यूट्रल में होगा। न्यूट्रल में जो होगा दोस्तों ये मेनली रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है, 0 धारा प्रवाहित होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है बीजगणितीय जोड़, तो बीजगणितीय जोड़ नहीं होगा, नहीं सदिश जोड़ होता है, नहीं ज्यामितीय जोड़ होता है। ये जो होता है यानी कि 0 जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पीयर है, तो प्रत्येक फेज में धारा क्या होगा। प्रत्येक फेज में कह रहा है यानी कि लिया गया लाइन धारा जो है यानी कि 10 एम्पीयर है, तो प्रत्येक फेज में धारा हमसे पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि प्रत्येक फेज में अगर धारा की बात किया जाए तो यानी कि 10 और बट्टा में √3 एम्पीयर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यानी कि डेल्टा में होता है, क्या होता है, यानी कि लाइन वोल्टेज क्या कर रहा है, यानी कि डेल्टा में कर रहा है। और लाइन करंट बराबर क्या होता है, √3 इंटू फेज करंट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कर एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लाइटिंग लोड 3 फेज 4 वायर सप्लाई से जुड़ी है इस प्रणाली में। ऑप्शन ए में कर सभी 4 वायर में धारा होगी। बी में कर न्यूट्रल वायर ही धारा ले जाएगी। ये तो गलत है भाई, न्यूट्रल वायर तो कभी धारा नहीं ले जाता है। सी में कह रहा है न्यूट्रल वायर कोई धारा नहीं ले जाता है, ये तो ठीक है भाई, ये तो नहीं ले जाता है। डी में कह रहा है न्यूट्रल वायर में लाइटिंग लोड धारा और असंतुलित लोड धारा के योग के बराबर धारा होगी, ठीक है ना।
तो दोस्तों इसका यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल से यानी कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 5 किलो हर्ज, क्या दिया है 5 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी की अवधि क्या है, एफ बराबर 1/t, ठीक है ना। क्या है यानी कि टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो यानी कि टी बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, यानी कि टी बराबर जो होता है यानी कि 1/f। तो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो दिया है 5 दिया हुआ है, तो 1/5 और बराबर में जो होगा दोस्तों, इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा यानी कि 10, कितना हो जाएगा सॉरी 1/, यानी कि 5, ठीक है। 1/ क्या हो जाएगा यानी कि 5 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी का अवधि काल कितना होगा, अवधि काल हमसे पूछ रहा है ना, अवधि काल पूछ रहा है। तो देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, लेकिन 10 जो होगा तो पहले यानी कि पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद यानी कि 2 आ जाएगा, 5 दूना क्या हो जाएगा यानी कि 10 हो गया, तो यानी कि 0.2। ऑप्शन ए में कहा 4 वाला नहीं होगा, 0.2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है वोल्टेज के यानी कि समकक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है, यानी कि इंडक्टिव परिपथ में कह रहा, इंडक्टिव यानी कि सर्किट में कह रहा है ना, सर्किट में कह रहा है। और इंडक्टिव सर्किट में जो होता है दोस्तों यानी कि धारा, ये धारा होता है इंडक्टिव सर्किट में आपको यानी कि लैगिंग होता है, क्या होता है लैगिंग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है लैगिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लैगिंग। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है एक श्रेणी आरएल परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा इंडक्टिव प्रतिघात यानी कि 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा क्या होगा यानी कि जेड बराबर, तो जेड बराबर रूट के अंदर यानी कि क्या होता है परिपथ, क्या कर परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम, इंडक्टिव प्रतिघात इतना है, तो प्रतिबाधा जेड निकालना है। तो ये जो होगा दोस्तों यानी कि आर का स्क्वायर और प्लस में यानी कि इंडक्टिव प्रतिघात जो एक्सल है उसका स्क्वायर, तो यानी कि क्या हो जाएगा यानी कि 25 और प्लस में यानी कि 12 का स्क्वायर कितना हो गया 100 यानी कि 44, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 169 और 169 को बाहर निकालेगा तो कितना यानी कि 13 आएगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है 13, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है 13 में जो दिया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो जेड बराबर दोस्तों यानी कि रूट के अंदर जो होता है यानी कि आर स्क्वायर और प्लस में यानी कि एक्स स्क्वायर होता है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो दिया है ए में दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इससे पिछला वाला क्वेश्चन जो था यही फॉर्मूला पे यानी कि सेट है, ठीक है ना, इसीलिए डायरेक्ट नहीं बनाए हैं, सॉरी डायरेक्ट नहीं फार्मूला का यूज नहीं किए हैं क्योंकि स्क्रीन छोटा था। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, यानी कि कैपेसिटिव का कहा रहा, किसका यानी कि कैपेसिटिव का, और कैपेसिटिव का यानी कि जो मान परिवर्तित होता है ये परिवर्तित होता है यानी कि फ्रीक्वेंसी के व्यत्क्रमानुपाती, है ना, क्या होता है फ्रीक्वेंसी के व्यत्क्रमानुपाती यानी कि होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 16 पिको फैराड मान प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता होगी, ठीक है, यानी कि कुल धारिता यानी कि 16 पिको फैराड मान के 2 संधारित्र श्रेणी में है, ठीक है ना, किस में है श्रेणी में है, ठीक है ना। तो जब श्रेणी में है तो इसका फॉर्मूला तो उल्टा होता है, जब श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है फिर से क्वेश्चन पढ़िए। 16 माइक्रोफैराड के प्रत्येक के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, उनकी कुल धारिता क्या होगा, यानी कि कुल धारिता पूछ रहा है। तो जब श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा यानी कि समानांतर में, है ना, इसका कंडीशन होता है। तो अगर समानांतर में होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो मान है यानी कि उसका आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है इसका आधा, यानी कि 16 का आधा यानी कि 8 दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है दोस्तों यानी कि अगर क्या चीज निकालना यानी कि धारिता, तो सी इक्वल बराबर क्या हो जाएगा 1/c इक्वल बराबर 1/c1 प्लस 1/ यानी कि c2, तो ये करके यानी कि आ जाएगा इस पर यानी कि 8 माइक्रोफैराड। आप लोग देखिएगा ट्राई करके। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में, यानी कि कैपेसिटिव एसी परिपथ में धारा कैसे होता है वोल्टेज के। तो देखिए दोस्तों, धारा जो होता है वोल्टेज के यानी कि आगे चलती है, ठीक है ना, धारा जो है यानी कि वोल्टेज से यानी कि आगे चलता है,
धारा जो है यानी कि आगे है किससे, तो यानी कि वोल्टेज से। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया है धारा वोल्टेज से आगे चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यदि PT बराबर वास्तविक शक्ति तथा PA बराबर आभासी शक्ति हो तो शक्ति घटक पावर फैक्टर के लिए कौन सा संबंध सही होगा। तो दोस्तों यानी कि पावर फैक्टर बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। यानी कि पावर फैक्टर बराबर होता है वास्तविक शक्ति और बट्टा में यानी कि आभासी शक्ति होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में कह रहा है यानी कि आभासी बट्टा वास्तविक, ये तो उल्टा दिया हुआ है, ये तो गुना में दिया, गुना वाला होगा नहीं। सी में दिया है यानी कि वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है सही है, जबकि PA बराबर आभासी शक्ति, PT बराबर वास्तविक शक्ति, तो PR यानी कि प्रतिघात शक्ति रिएक्टिव क्या होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, रिएक्टिव पावर, तो देखिए दोस्तों यानी कि PA बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, ध्यान रखिएगा, PA बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है यानी कि रूट के अंदर यानी कि P1 स्क्वायर और प्लस में यानी कि PR स्क्वायर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऐसा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि AC धारा की समय अवधि इतना दिया है तो इसका आवृत्ति क्या होगा। F बराबर यानी कि 1/T पे बनेगा। तो देखिए यानी कि 1/, कितना दिया हुआ है, यानी कि 0.002, सर 1 ही जीरो है दशमलव के बाद, है ना। तो उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 100, और 100 के काटिएगा तो यानी कि 50 हर्ट्ज हो रहा है। ऑप्शन किस में दिया है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यानी कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि फॉर्म फैक्टर का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों यानी कि फॉर्म फैक्टर का जो अनुपात होता है, ठीक है ना, RMS वैल्यू तथा यानी कि एवरेज वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि औसत मान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी के लिए कह रहा है। और देखिए दोस्तों यानी कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो होगा यानी कि पावर फैक्टर का मान जो होगा, है ना, पावर फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। ठीक है ना, इंडक्टिव में ऑप्शन किस में दिया है 1, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आज का अगला प्रश्न, जब XL और XC के बराबर हो तो डैश, ठीक है, यानी कि XL और XC के बराबर के यानी कि बराबर, और XL जो है XC के अगर बराबर हो तो यानी कि डैश कह रहा है, तो ऑप्शन ए में क्या है Z बराबर R, बी में कह रहा है Z बराबर XC और सी में कह रहा है Z बराबर XL। और जब ये दोनों बराबर हो तो Z बराबर यानी कि R हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ओ ए में दिया हुआ है, राइट आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से कैपेसिटी प्रतिघात XC आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होगा, यानी कि XC बराबर जो होता है 1 में यानी कि 2πfc होता है। अगर FC बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, ई बढ़ रहा है तो यानी कि ये घट जाएगा, है ना, या ई बढ़ रहा है तो घटेगा, वो घटेगा तो बढ़ेगा, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो XC क्या कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि घट जाना। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि घट जाना। क्या होगा, अगर ये बढ़ रहा है तो यानी कि घट जाता है। ऑप्शन किस में दिया है घटना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी कि बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, एक स्टार संयुक्त भार की फेज धारा 100 है तो लाइन धारा क्या होगा। तो फेज धारा अगर 100 एम्पियर दिया हुआ है यानी कि लाइन धारा, और लाइन करंट बराबर जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि स्टार में कह रहा है तो लाइन करंट बराबर स्टार में जो होता है यानी कि फेज करंट, लाइन करंट बराबर यानी कि लाइन धारा बराबर फेज धारा होता है, जो कि 100 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है 100, सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।